नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम अपने प्यारे भारत के गौरवशाली इतिहास के एक और अध्याय के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें हम आपको भारत के प्राचीनतम दो प्रमुख विश्वविद्यालयों और उनके पुस्तकालयों के बारे में जानकारी देंगे, जिससे आपको ये समझने में और आसानी होगी कि भारत में प्राचीन पुस्तकालयों का इतिहास कितना समृद्ध और अद्भुत था। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने प्रथम विश्वविद्यालय की, जो कि है नालंदा विश्वविद्यालय। हम जानेंगे नालंदा विश्वविद्यालय, इसके पुस्तकालय और इसके समृद्धशाली इतिहास के बारे में। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक प्रमुख शैक्षिक केंद्र था, जो अपने ज्ञान और शिक्षा के लिए विश्व भर में प्रख्यात था उन दिनों। यहाँ न सिर्फ अखंड भारत से बल्कि विश्व भर से छात्र और शिक्षक अध्ययन और अध्यापन के लिए आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के जो सम्राट थे कुमारगुप्त, उनके द्वारा की गई थी। विश्वविद्यालय बिहार के राजगीर के पास स्थित था और इसमें खास बात ये थी दोस्तों कि ये अपने समय में विश्व का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय था, यानी यहाँ आज के हॉस्टल की भी व्यवस्था इस विश्वविद्यालय में थी। ये कितना बड़ा था इसका अनुमान इस बात से आप लगा पाएंगे कि उस समय भी यहाँ 10,000 से ज़्यादा छात्र और 2,000 से अधिक शिक्षक रहते थे। अब बात करते हैं यहाँ के पुस्तकालय की। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को धर्मगंज के नाम से जाना जाता था और धर्मगंज पुस्तकालय प्रमुख रूप से 3 इमारतों में विभाजित था: रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। रत्न सागर धर्मगंज पुस्तकालय का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसमें लाखों पांडुलिपियां और ग्रंथ संग्रहित थे। यहाँ विशेष रूप से बौद्ध धर्म के ग्रंथों का भंडार था। साथ ही साथ यहाँ विभिन्न विज्ञानों और कलाओं पर भी पुस्तकें उपलब्ध थीं। अगर संग्रह की बात की जाए तो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक के अलावा यहाँ पर महायान और हीनयान शाखाओं की भी महत्वपूर्ण पांडुलिपियां संग्रहित थीं। अब बात करते हैं रत्नोदधि की। दोस्तों, रत्नोदधि धर्मगंज का दूसरा महत्वपूर्ण भाग था, जिसमें विज्ञान, खगोल शास्त्र, गणित और चिकित्सा पर विस्तृत सामग्री थी। यह भाग तात्विक और वैज्ञानिक शोध के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पर भारतीय गणितज्ञों और वैज्ञानिकों द्वारा लिखी गई पुस्तकें थीं, जिसमें आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य जैसे महान विद्वानों के कार्य भी शामिल थे। अगर चिकित्सा क्षेत्र की बात करें तो आयुर्वेद, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता जैसे चिकित्सा ग्रंथों का भी यहाँ विशाल संग्रह था, जो चिकित्सा विज्ञान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे। और अब बात करते हैं रत्नरंजक की। दोस्तों, रत्नरंजक धर्मगंज का तीसरा और अंतिम भाग था, जिसमें साहित्य, कला और दर्शन शास्त्र पर सामग्री संग्रहित थी। धर्मगंज का यह भाग साहित्यिक और सांस्कृतिक अध्ययन का प्रमुख केंद्र था। कालिदास और महाकवि भास जैसे महान विद्वानों और नाटककारों की कृतियां इसी भाग में संग्रहित होती थीं। साथ ही विभिन्न धर्मों के शास्त्र, विशेषकर हिंदू और बौद्ध धर्मों के धार्मिक ग्रंथों का संकलन भी यहीं पर था। कुल मिलाकर ये पुस्तकालय और यहाँ का संकलन बहुत ही विशाल था। आप इन पुस्तकालयों की विशालता का अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि इन पुस्तकालयों की इमारतें ही कई मंजिला, संभवतः 3 या 4 मंजिला होती थीं। साथ ही कई स्रोतों के आधार पर यह बताया जाता है कि करीब 90 लाख पांडुलिपियां यहाँ संग्रहित थीं और ये पांडुलिपियां न सिर्फ भारतीय भाषाओं में, ये ध्यान रखिए, न सिर्फ भारतीय भाषाओं में बल्कि अन्य भाषाओं में भी ये पांडुलिपियां उपलब्ध थीं। धर्मगंज पुस्तकालय न केवल ज्ञान का प्रमुख केंद्र था, बल्कि प्राचीन भारतीय संस्कृति और विज्ञान का भी एक प्रमुख प्रतीक था। यहाँ पर अध्ययन के लिए छात्र और विद्वान न केवल अखंड भारत से बल्कि विश्व भर से आते थे। इन विश्व भर से आने वालों में से एक प्रमुख विद्वान थे वेनसोंग। ऑफकोर्स आप सभी ने इनका नाम तो जरूर सुना होगा। थोड़ी सी जानकारी इनके बारे में भी आपको दिए देते हैं। दोस्तों, वेनसोंग जब चीन से भारत आए थे तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में 7 वर्षों तक रहे थे और 7 वर्षों तक रहकर इन्होंने अध्ययन कार्य किया था नालंदा में। नालंदा में अध्ययन के दौरान उन्होंने बौद्ध धर्म और अन्य विषयों में गहन अध्ययन किया था। जब वे भारत से वापस चीन लौटे तो वे अपने साथ 657 पांडुलिपियां लेकर गए थे
और इसका उन्होंने बाद में चीनी भाषा में अनुवाद किया और बौद्ध साहित्य तथा भारतीय ज्ञान को चीन में कोने कोने तक फैलाया। दोस्तों, वेनसोंग की नालंदा यात्रा और उनके लेखों ने नालंदा विश्वविद्यालय की महानता और भारतीय समृद्ध शिक्षा प्रणाली के बारे में दुनिया भर को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान की। और अंत में अब बात कर लेते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के पतन की। दोस्तों, धर्मगंज पुस्तकालय का विनाश भारतीय इतिहास के सबसे दुखद अध्यायों में से एक है। नालंदा विश्वविद्यालय जो 5वीं शताब्दी में स्थापित हुआ था, 12वीं शताब्दी तक तो शिक्षा और ज्ञान का प्रमुख केंद्र बना रहा, किंतु 1193 में नालंदा विश्वविद्यालय में नज़र पड़ती है बख्तियार खिलजी की और 1193 में ही बख्तियार खिलजी नालंदा पर आक्रमण कर दिया, विश्वविद्यालय को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और भारतीय इतिहास के सबसे महान पुस्तकालय धर्मगंज को आग के हवाले कर दिया। हालांकि यहाँ के छात्रों और शिक्षकों ने पांडुलिपियों को बचाने की भरपूर कोशिश की, किंतु केवल कुछ को ही बचाने में सफल हो सके। अधिकांश पांडुलिपियाँ और हमारा अद्वितीय ज्ञान हमेशा के लिए विलुप्त हो गया। बताया जाता है कि आग इतनी भयानक थी कि कई हफ्तों और महीनों तक जलती रही और अपने साथ सब कुछ खाक कर गई। धर्मगंज पुस्तकालय का विनाश न केवल नालंदा विश्वविद्यालय की समाप्ति का प्रतीक था, बल्कि यह भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लिए भी एक बड़ी क्षति थी। इस पुस्तकालय में मौजूद ज्ञान का भंडार नष्ट हो गया और साथ ही भारतीय विज्ञान, चिकित्सा, गणित और अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले ग्रंथ भी सदैव के लिए नष्ट हो गए। तो ये था नालंदा विश्वविद्यालय का पतन। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं हमारे दूसरे विश्वविद्यालय की और वहाँ के पुस्तकालय की, जो कि है तक्षशिला विश्वविद्यालय। दोस्तों, तक्षशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत के सबसे महत्वपूर्ण शैक्षिक केंद्रों में से एक था, जिसे आधुनिक पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित किया गया था। यह विश्वविद्यालय न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया में शिक्षा और ज्ञान का प्रमुख केंद्र माना जाता था। उस समय एशिया में इससे बड़ा विश्वविद्यालय कोई था नहीं। यह विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय से भी अधिक प्राचीन है। तक्षशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। यह भारतीय उपमहाद्वीप का पहला विश्वविद्यालय भी माना जाता है। इससे पहले कोई विश्वविद्यालय नहीं था। यहाँ शिक्षा प्रमुख रूप से संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषाओं में दी जाती थी। विश्वविद्यालय में अध्ययन और अनुसंधान के लिए एक विशाल पुस्तकालय भी था, जो कि कई भवनों और कक्षों में विभाजित था। यह पुस्तकालय विभिन्न विषयों के ग्रंथों और पांडुलिपियों का भंडार था। पुस्तकालय को कई विभागों में विभाजित किया गया था, जिसमें से कुछ प्रमुख विभागों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि सबसे प्रमुख विभाग था वेद और वेदांग विभाग। यहाँ पर वेदों, उपनिषदों और अन्य वैदिक साहित्य का संग्रह था। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और अन्य धर्मशास्त्र यहीं पर सुरक्षित रखे गए थे। दूसरा प्रमुख विभाग था आयुर्वेद विभाग। यहाँ पर चरक और सुश्रुत जैसे महान आयुर्वेदाचार्यों द्वारा लिखी गई चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अन्य महत्वपूर्ण चिकित्सा ग्रंथों का संकलन था। तीसरा महत्वपूर्ण विभाग था गणित और खगोल शास्त्र विभाग। गणित और ज्योतिष से संबंधित विशाल ग्रंथों का संग्रह, जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी हो गई, आर्यभट्ट की आर्यभट्टीयम जैसी महान रचनाएं यहीं की अंग थी। एक अन्य महत्वपूर्ण विभाग था दर्शन, कला और साहित्य विभाग। इस विभाग के अंतर्गत उपनिषद, भगवद गीता, बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म ग्रंथ, अनेक नाट्यशास्त्र, संस्कृत साहित्य, दर्शन शास्त्रों से संबंधित ग्रंथ और काव्यों के ग्रंथों का संकलन किया जाता था। दोस्तों, तक्षशिला पुस्तकालय न केवल अध्ययन केंद्र था, बल्कि यह अनुसंधान और ज्ञान के आदान प्रदान का स्थान भी था। यहाँ विद्वान और शिक्षक विभिन्न विषयों पर गहन अध्ययन और शोध कार्य करते थे। आप पुस्तकालय की महत्ता की गहराई को यहाँ अध्ययन और अध्यापन करने वाले विद्वानों के नाम से भी समझ सकते हैं। यहाँ अध्यापन करने वाले प्रमुख शिक्षकों में से भी जो सबसे प्रमुख थे वो थे आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ऑफकोर्स आप सभी लोग जानते ही हैं। वो यहीं पर अध्यापन कार्य करते थे तक्षशिला विश्वविद्यालय में। साथ ही पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी नामक महान संस्कृत व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी, वो भी यहाँ के शिक्षक थे। जीवक, जो भारत के प्रमुख महान आयुर्वेदाचार्य थे और भगवान बुद्ध के समय के प्रसिद्ध चिकित्सक भी थे, वो भी तक्षशिला विश्वविद्यालय के ही प्रमुख शिक्षकों में से एक थे।
अगर यहाँ अध्ययन करने वाले छात्रों की बात की जाए तो भारत के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान व्यक्तित्व यहीं के छात्र थे। महान आयुर्वेदाचार्य चरक, साथ ही वसुमंधु जो कि एक महान बौद्ध दार्शनिक और विद्वान थे, वो भी तक्षशिला में ही अध्ययन कार्य कर रहे थे। तो इन नामों को सुनकर आप समझ गए होंगे कि तक्षशिला विश्वविद्यालय और पुस्तकालय उस समय कितना अधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक था और किस लेवल के टीचर्स और स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद थे। इसकी गहराई का अनुमान भी आप समझ गए होंगे। इस पुस्तकालय का संरक्षण और प्रबंधन एक पूरी व्यवस्थित प्रणाली के अंतर्गत होता था। पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने के लिए विशेष तौर तरीके भी अपनाए जाते थे ताकि सभी ग्रंथ और पांडुलिपियाँ व्यवस्थित और सुरक्षित रखी जा सकें। अगर इसके विनाश की बात करें तो तक्षशिला का अंत भी काफ़ी दुखद रहा। विश्वविद्यालय और इसका पुस्तकालय 5वीं शताब्दी में हूणों के आक्रमण के साथ ही पूरी तरह से समाप्त हो गया। इस आक्रमण ने तक्षशिला के ज्ञान और संस्कृति के इस केंद्र को बुरी तरह से प्रभावित किया और पुस्तकालय में मौजूद कई अमूल्य ग्रंथ और पांडुलिपियां हमेशा के लिए समाप्त हो गई। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो भारत के महानतम 2 विश्वविद्यालयों और उनके अपार ज्ञान से भरे पुस्तकालयों के बारे में। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों और यहाँ के अद्वितीय ज्ञान के भंडार से भरे पुस्तकालयों ने शिक्षा, सभ्यता और ज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनके शिक्षकों, छात्रों और ज्ञान से भरी हुई कहानियाँ आज भी हमें प्रेरित और गौरवान्वित करती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको भारत के महान, गौरवशाली और समृद्ध ज्ञान के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी हुई होगी और आपको अपने प्यारे भारत देश के ऊपर और भी अधिक गर्व होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके पास कोई प्रश्न या सुझाव हो तो कृपया नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर लिखें। अगले वीडियो में हम और भी अधिक ज्ञानवर्धक और रोचक विषयों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।